मित्रों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे मार्च महीने का करंट अफेयर्स का सेशन। करंट अफेयर्स हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं। आपको मंथली वीडियो मिलता है, फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस महीने के वीडियो पर आधारित डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलता है जहां से आप उन प्रश्नों को हल करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो आज जो सेशन है उसमें हम लोग 1 मार्च से 31 मार्च के बीच के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो हम लोग अपने सेशन को शुरू करें उसके पहले जल्दी से आप पहले सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाक से जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी खोल करके बैठ जाइए, जिससे हम लोग अपने काम की चीजें नोट करते रहेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हर बार की तरह देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें आज हम कवर करने वाले हैं। तो जो आज हम लोग कवर करेंगे वो सबसे पहले कवर करेंगे कि भाई मार्च महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस कौन से हैं। इसके अलावा मार्च महीने में दिए गए प्रमुख पुरस्कारों को कवर करेंगे, जिसमें स्पेशली हम लोग बात करेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पर, सरस्वती सम्मान 2021 पर, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 2020 किसको गया, 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 किसे गया और कौन इसे प्रदान करता है, 67th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं, उस पर बात की जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया है, इस पर बात करेंगे कि ये पुरस्कार कौन देता है और किस प्रोग्राम में दिया गया और किसे दिया गया। इसके अलावा मार्च महीने की जो प्रमुख रिपोर्ट आई हैं, कुछ रैंकिंग आए हैं, कुछ इंडेक्स सूचकांक जारी किए गए हैं, उसे देखेंगे। इसके अंतर्गत स्पेशली हम बात करेंगे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 पर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021, सिप्री की रिपोर्ट आई है हथियारों के आयात निर्यात पर, आईसीसी की टीम रैंकिंग वनडे टेस्ट और T20 की आई है। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 आई है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जनवरी से मार्च 2021, ये 2021 में अब तक के 3 महीनों में जो प्रमुख खास पुस्तकें आई हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो आज की सेशन की शुरुआत है वो शुरू होगा हर बार की तरह मार्च महीने की प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि के साथ। ठीक, तो फटाक से आप मेरे ख्याल से रेडी होंगे और जल्दी से सबका बिल्कुल गुड इवनिंग सबसे, और सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस जल्दी से फटाफट आप तैयार हो जाएं। वेलकम वेलकम, जल्दी से आप सब तैयार हो जाएं। तो चलिए, आशा है कि आप सब बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हम लोग ले चलते हैं करंट सेशन को अपने आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस पर। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने तिथि दिवस का स्क्रीन लगा हुआ है। यहाँ से ये जरूरी तिथि दिवस आप नोट करेंगे और इसकी जो खास बातें हैं उसे भी नोट करेंगे। तो सबसे पहले आप सब नोट कर लीजिए ये जरूरी तिथि दिवस कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वैसे मार्च के महीने में पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बहुत बड़ी बड़ी तारीखें पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि पढ़ाई स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए और सेलेक्टिव होनी चाहिए। ठीक, तो हम केवल मार्च के इतने महीनों की तारीखों को प्रिपेयर करेंगे और तैयार करेंगे। तो जल्दी से आप सब इन तारीखों को नोट करें और फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो ये जो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, इसको यूएनओ की जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था। ठीक, और इसके पीछे क्या है, वन्य जीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे और बढ़ावा देना।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 1909 से मनाया जाता है, कब से? 1909 से मनाया जाता है। इसी दिन महिलाएं 8 मार्च 1909 को ही महिलाएं यूएसए में अपने अधिकारों को लेकर के एकत्र हुई थी और उसी उपलक्ष्य में इसको मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। और इस साल जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम रहा है, इसे आप नोट करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का जो थीम रहा है वो है कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। ठीक, इसे आप सब लोग नोट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का जो थीम है वो है कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य प्राप्त करना। ठीक, अगली जो तारीख है वो है 20 मार्च और इसे विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2010 से इसकी शुरुआत हुई और इसे नेचर फॉरएवर सोसाइटी और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसे आप नोट कर लेंगे कि विश्व गौरैया दिवस 2010 से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किया किसने? नेचर फॉरएवर सोसाइटी और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा। नेचर फॉरएवर सोसाइटी और इकोसिस एक्शन फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, जिसको जरा सा भी कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पूरा अवसर है आपको नोट्स बनाने का, इसलिए हम थोड़ा सा इस तरह चलेंगे जिससे आप पेन कॉपी मेंटेन रखें और सेशन को शेयर जरूर करें। ठीक, चलिए 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व वन दिवस और 2021 का थीम था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पथ टू रिकवरी। तो आप नोट करेंगे 21 मार्च विश्व वन दिवस जो मनाया जाता है 2021 में विश्व वन दिवस का जो थीम था वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी। ठीक, और सबको पता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस की मनाया जाता है और इस साल 2021 में विश्व जल दिवस का जो थीम था वो था वैल्यूइंग वाटर। 2021 में विश्व जल दिवस का जो थीम था वो वैल्यूइंग वाटर था। ठीक, 23 मार्च की बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का जो थीम था ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर। ओशियन क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक, 24 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं विश्व क्षय रोग दिवस और यह एक संक्रामक बीमारी है। क्षय रोग को टीबी भी बोलते हैं और यह बैक्टीरिया जनित एक रोग है और भारत के अंतर्गत भारत में हमारे देश में क्षय रोग से देश को मुक्त करने के लिए एक अभियान चल रहा है और उस अभियान का नाम है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना और निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हम अपने देश को क्षय रोग से मुक्त करेंगे। तो भारत में निक्षय पोषण योजना चल रही है टीबी से मुक्त करने के लिए। 2025 तक प्लान है हम लोगों का कि हम लोग क्या करेंगे, क्षय रोग से अपने देश को मुक्त करेंगे। ठीक, तो ये खास जानकारी थी। इस महीने के जो खास प्रमुख तिथि दिवस होते हैं उसकी। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे और सबसे पहले बात करते हैं खास बातों में कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं। ठीक, मार्च माह के कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं उस पर बात करेंगे। और अगर मार्च माह के प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, सरस्वती सम्मान 2021, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2019 और 20, 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से इन पुरस्कारों के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, अगर इसकी बात करें तो ये प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। ठीक, ये पुरस्कार देता कौन है? ये पुरस्कार जारी करता है साहित्य
अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था है, एक अपने आप में स्वायत्त संस्था है जो भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य के फील्ड का प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में, और साहित्य अकादमी अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है और ये देश के केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा के अधीन काम करता है और इसके अंतर्गत भारत की 20 भाषाओं में दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो कुल भारत में 20 भाषाओं में दिया जाने वाला ये वार्षिक पुरस्कार है ना। इसका मतलब हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और बात करें अगर 2021 में जो 2020 तक के प्रकाशित साहित्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है, अगर उसकी बात करें तो ये एक सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुछ खास भाषाओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को दिया गया। ठीक, लेखिका हैं और इनकी पुस्तक है टोकरी में दिगंत। टोकरी में दिगंत। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार गया। इनकी पुस्तक है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। इनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज ट्रेवलर। संस्कृत की बात करें तो महेश चंद्र गौतम को यह पुरस्कार गया है और वैशाली उपन्यास, इनके कौन से उपन्यास? वैशाली उपन्यास के लिए। और उर्दू भाषा में बात करें तो यह पुरस्कार हुसैन उल हक को, और इनकी पुस्तक है अमावस में ख्वाब, इस पुरस्कार, ये पुरस्कार गया है। ठीक, तो फटाफट आप इसे नोट करेंगे और इन जरूरी बातों को नोट डाउन करते रहें और सेशन को शेयर कर दें। एक बार फटाफट जल्दी से आप सब अपने अपने फेसबुक, टेलीग्राम, अपना व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी एजुकेशन ग्रुप में हो तो जल्दी से शेयर कर देंगे। ठीक, और एक लाइक सब लोग जरूर देंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सम्मान की ओर। तो देखिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया है वर्ष 2020 के लिए। तो सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। किस फील्ड का पुरस्कार है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो बात किया जाए कि सरस्वती सम्मान कौन प्रदान करता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1991 से। सरस्वती सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1991 से दिया जा रहा है और यह पुरस्कार दिया जाता है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में उत्कृष्ट लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, तो सबसे पहली बार सरस्वती सम्मान की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सबसे पहली बार यह पुरस्कार किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। और इस साल यह पुरस्कार गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार गया है और ये मराठी लेखक हैं। ठीक है, और मराठी लेखक हैं। इनकी पुस्तक है सनातन। सनातन इनका उपन्यास है। इस पुस्तक के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, और ये मराठी भाषा के लेखक हैं। ठीक, और यह पुरस्कार दिया जाता है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। सबसे पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था हरिवंश राय बच्चन को। अमिताभ बच्चन के पिता हैं और थे, अब तो स्वर्गीय हैं। और उनकी जल्दी से एक पुस्तक का नाम बताइए जो बड़ी फेमस है। फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करें कि हरिवंश राय बच्चन की एक खास प्रसिद्ध जो काव्य संग्रह है, जल्दी से फटाफट। बिल्कुल सही बात आप लोग बता रहे हैं, मधुशाला। क्या भूलूं, क्या याद करूं, यह भी रचना किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है और ये उनकी आत्मकथा है। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर। अगला जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है।
ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। स्पेशली 1995 में महात्मा गांधी के 81वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है? महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रति श्रद्धांजलि है। देखा जाए तो महात्मा गांधी की स्मृति में दिया जाने वाला यह पुरस्कार एक प्रकार से उनके सिद्धांतों और उनके विचारों के प्रति भारत की क्या है, हमारे देश की क्या है, एक श्रद्धांजलि है। तो उनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार इस साल 2019 के लिए भी दिया गया और 2020 के लिए। तो जो 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार गया है वो गया है सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को। ये ओमान के पूर्व सुल्तान हैं, ओमान के पूर्व सुल्तान हैं, ठीक। और जो 2020 का पुरस्कार गया है वो शेख मुजीबुर रहमान को। किसको गया है? शेख मुजीबुर रहमान को। और ये बांग्लादेश की आज़ादी के नायक रहे और बंग बंधु के नाम से भी इन्हें जाना गया। तो जल्दी से फटाक से बताएं कि इस साल, जल्दी से आप फटाक से बताएं कि इस साल किस देश ने अपने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? फटाक से बताएं, मार्च महीने में कौन देश है जिसने अपने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? फटाक से बताएं। और ये दोनों पुरस्कार 2019 और 2020 का नोट डाउन करें, ठीक। बिल्कुल सही उत्तर आपका आ रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? जल्दी से फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 1971 में, ठीक। चलिए अगले पुरस्कार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो पुरस्कार है वो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। ये 78वां सेशन गया इसका, तो 78th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो याद रहे ये देता कौन है? ये सालाना है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है देशी विदेशी फिल्मी कलाकारों को। किसको दिया जाता है? देशी विदेशी फिल्मी कलाकारों को। और प्रतिवर्ष दिया जाता है, एनुअल अवार्ड है। और देता कौन है? हॉलीवुड विदेशी प्रेस संघ द्वारा दिया जाता है। और ये 1944 से पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसको स्थापित कब किया गया था? 1944 से हॉलीवुड में। और लॉस एंजल्स, हॉलीवुड माने लॉस, अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है हॉलीवुड। तो बताओ भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं जो बंबई में है? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि जो बॉलीवुड है, सॉरी जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि भारत के फिल्म इंडस्ट्री को किस नाम से जाना जाता है, ठीक। बहुत सही, बॉलीवुड, बहुत बढ़िया बॉलीवुड। तो हॉलीवुड और बॉलीवुड, अमेरिका के फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड। हमारा बंबई में और हॉलीवुड लॉस एंजल्स में, वो कहां पर है? यूएसए में है। और वहां का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इस साल बात करें तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में जो अवार्ड गया है वो नोमैडलैंड फिल्म को गया है। किसको गया है? नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गया है एंट्रा डे को। उनकी जो फिल्म थी द यूनाइटेड स्टेट वर्सेज हॉलीडे में बेस्ट अभिनय के लिए, ठीक। तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी में गया नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गया एंड्रा डे को। और बेस्ट एक्टर मोशन पिक्चर श्रेणी में जो अवार्ड गया है मा राइनी ब्लैक बॉटम को, मा राइनी ब्लैक बॉटम को, ठीक। तो स्पेशली ये 3 बातें इसमें ध्यान रखना है आपको। बहुत अवार्ड की कई श्रेणियां हैं तो इतनी बहुत सी श्रेणियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना मेंटेन करेंगे। बेस्ट पिक्चर ड्रामा श्रेणी नोमैडलैंड। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गया है एंड्रा डे को। और बेस्ट एक्टर अवार्ड जो गया है वो मोशन पिक्चर श्रेणी को मा राइनी ब्लैक बॉटम, ठीक है। तो ये रही गोल्डन ग्लोब अवार्ड की जानकारी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की ओर।
जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार गया है उसकी बात करते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो गया है, तो उसमें सबसे पहली बात तो याद रहे कि ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो किसकी ओर से? भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की ओर से दिया जाता है। और इस साल के पुरस्कार की बात करें तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो अवार्ड गया है वो सिक्किम राज्य को गया है। ठीक, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट राज्य, वो अवार्ड गया है सिक्किम राज्य को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दो लोगों को एक साथ मिला है इस साल, वो है मनोज बाजपेयी और धनुष, इन दो को मिला है। मनोज बाजपेयी को उनकी फिल्म भोसले के लिए और धनुष को असुरन उनकी अपनी फिल्म थी उसमें अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड संयुक्त रूप से गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड गया है कंगना रनौत को, उनकी फिल्म मणिकर्णिका फिल्म में, रानी लक्ष्मी पर बनी मणिकर्णिका फिल्म में बेहतर अभिनय के लिए बेस्ट अभिनेत्री का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो छिछोरे, किस फिल्म को? छिछोरे फिल्म को ये अवार्ड गया है। ठीक है, तो ये स्पेशली बात थी किसकी? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की। तो इसे आप नोट करेंगे और जल्दी से आप नोट करेंगे तो हम लोग बढ़ेंगे आगे। छिछोरे फिल्म में जो हीरो थे वो थे कौन? सुशांत सिंह राजपूत। अगला जो अवार्ड है ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड। ये वाला जो अवार्ड गया है वो गया है, ये दिया गया एक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स कार्यक्रम के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स कार्यक्रम के अंतर्गत ये अवार्ड दिया गया और ये पुरस्कार गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक, तो ये तो जानकारी किसकी थी? मार्च महीने के प्रमुख जो पुरस्कार हैं उसकी जानकारी थी। ठीक, और इसमें सभी पुरस्कार ऐसे हैं जहां से सवाल पूछे ही जाते हैं, तो साल भर ये पुरस्कार से सवाल आ सकते हैं, इसे आप मेंटेन करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कुछ प्रमुख जो रिपोर्ट, रैंकिंग और इंडेक्स आए हैं मार्च के महीने में, उसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो रिपोर्ट है उस पर बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 बात करें जारीकर्ता की तो ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय ने 111 शहरों की, कितने? 111 शहरों की सूची दी है दो श्रेणी में। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणी में 111 शहरों की सूची दी है और इस इंडेक्स का नाम है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, माने किस शहर में जीवन कहाँ पर कितना बेहतर है। ठीक, और वो जो दो श्रेणी है उसमें एक श्रेणी है क्या? 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, और दूसरी श्रेणी है 10 लाख से कम आबादी वाले शहर। तो इन दो कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले जो शहरों की श्रेणी है उसमें बंगलुरु प्रथम स्थान पर है। ठीक, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बंगलुरु का पहला स्थान है, अर्थात ईज ऑफ लिविंग सबसे बेहतर आसान कहाँ पर है? बंगलुरु में। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में जो पहला स्थान है वो है किसका? शिमला का। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि ये शिमला किस राज्य की राजधानी है? शिमला किस राज्य की राजधानी है? फटाक से आप आंसर करें, शिमला किस राज्य की राजधानी है? वेरी गुड, बहुत अच्छे फटाफट। ठीक, तो
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप एक प्रश्न का और उत्तर दें हमारे। आप जानते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग कुछ मानसिक कसरत भी करते रहते हैं, कुछ प्रश्न भी लेते रहते हैं, जिससे हमारा कुछ रिवीजन भी चलता रहे। तो बताएं कि ब्रिटिश काल में, माने जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तब हमारी गर्मियों में राजधानी क्या हुआ करती थी? अंग्रेजी काल में भारत की गर्मियों में राजधानी क्या हुआ करती थी? ठीक, बताएं फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करें। बहुत बेहतर आप आंसर कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप आंसर करें। बिल्कुल सही बात है, ये शिमला ही क्या हुआ करती थी? हमारी ब्रिटिश काल में राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने 1945 में बुलाया था, और फिर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की ओर। जो अगला रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इसको जारी करता है कौन? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये जो रिपोर्ट है, जारी करता कौन है? नोट कर लीजिए, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और किन आधारों पर जारी किया जाता है? तो देशों के, जो भी जितने भी देश इसमें शामिल हैं, माने कुल 149 देश इसमें शामिल हैं, तो देशों के जीडीपी, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के आधार पर क्या क्या? जीडीपी, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर क्या किया जाता है? ये रैंकिंग रिपोर्ट जारी की जाती है। और कुल 149 देशों की रिपोर्ट है, उसमें भारत का जो स्थान है 139वां है। ठीक है, और अगर बात करें टॉप 10 की, तो टॉप 10 में 9 देश तो यूरोप से हैं। और फिनलैंड कहाँ है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड का पहला स्थान है। टॉप 10 देशों में 9 देश यूरोप से ही हैं। 149 देश इस रिपोर्ट में शामिल हैं, उसमें भारत का स्थान वो 139वां है। और आधार क्या है? जीडीपी, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और रिपोर्ट को जारी करता है कौन? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। ठीक है, तो आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स मई से लेकर अब तक का, मार्च तक का कंप्लीट है। और मार्च से अब तक के करंट अफेयर्स में, हर करंट अफेयर्स में वीडियो पर आधारित क्वेश्चन क्विज लगे हैं, जिससे आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर सकें। इसके प्रीवियस हम लोगों ने फरवरी माह का करंट अफेयर्स कवर किया था, और इसके पहले जनवरी माह का, तो मंथली कवर है। इसके अलावा आपके अपने यूट्यूब चैनल की एक खास बात भी है। वो खास बात है कि हमारे सभी प्लेलिस्ट में जो भी क्लासेस चल रही हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, मैप, इंग्लिश, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो आधारित क्वेश्चन है। तो वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन जरूर लगाएं और अपना स्वमूल्यांकन जरूर करें। वो सभी विषय में उपलब्ध है, सभी वीडियो में उपलब्ध है। और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। और अगर आपको फायदा होता है तो आप अपने यार, मित्र, दोस्तों को जो इस सेक्टर में हों, पढ़ाई में हों, उनको सजेस्ट जरूर करें, जिससे इसका फायदा सब तक मिल पाए। ठीक, तो हम एक लाइक आपसे अपेक्षा करेंगे और एक शेयर। और जल्दी से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेशन की ओर। और अगला है रिपोर्ट है सिप्री का रिपोर्ट है ना? सिप्री का रिपोर्ट है, और सिप्री का पूरा नाम होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो सिप्री का पूरा नाम है वो क्या है? सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये स्वीडन का एक थिंक टैंक है। ठीक है, स्वीडन का एक थिंक टैंक है। और ये रिपोर्ट किसकी देता है? रिपोर्ट देता है विश्व में हथियारों के आयात और निर्यात की। तो अगर 2016 से 20 की बात करें तो ये रिपोर्ट बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो हथियार निर्यातक देश रहा,
2016 से 20 में वो कौन रहा? यूएसए रहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और बात करें आयात की तो दुनिया में सबसे ज्यादा आयात किया सऊदी अरब ने और दूसरा नंबर है हमारे देश भारत का। तो करंट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बताता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आयात करने वाला देश अभी करंट में सऊदी अरब है हथियार, और हथियार आयात करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का सर्वाधिक जो हथियार निर्यात हुआ है वो कहां से हुआ है? रूस से हुआ है। ठीक, तो ये बात थी किसकी? रिपोर्ट थी सिप्री की। ठीक है, चलिए जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये अगली रिपोर्ट आई है कहां से? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो दुनिया के विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है। अब देखते हैं कि इसे जारी कौन करता है। तो जो जारी करता है वो यूएसए का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जारी करता है। यूएसए का ये एक इंस्टीट्यूट है और इसमें और शामिल होते हैं कौन कौन? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, तो MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं। ये तीनों मिलकर के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी किए हैं और हर साल ये रिपोर्ट आती है। और बात करें कि भारत में तो दुनिया के टॉप 1000 विश्वविद्यालय, विश्व के टॉप 1000 विश्वविद्यालयों में भारत के कुल 21 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। स्पेशली सबसे बेहतर रैंक में है भारत का IIT बॉम्बे। तो इस QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के IIT बॉम्बे को 172वीं रैंक मिली है। ठीक, तो इंडिया का कौन सा संस्थान? IIT बॉम्बे। और टॉप 10 की बात करें तो यूएसए के 5 संस्थान, यूके के 4 संस्थान इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो 9 संस्थान तो यूएसए और यूके के हैं और एक है स्विट्जरलैंड से। चलिए देखते हैं अगली रैंकिंग, वो है आईसीसी की रैंकिंग आई है। आईसीसी ने अपनी टीम रैंकिंग दी है टेस्ट, ODI और T20। तो अगर टीम रैंकिंग की बात करें तो आईसीसी के द्वारा जो टेस्ट टीम में रैंकिंग मिली है उसमें नंबर 1 भारत का रहा है, न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। ये तो टेस्ट टीम की बात है। जो वनडे टीम की बात है उसमें इंग्लैंड नंबर 1 पर है और भारत दूसरे नंबर पर है और न्यूजीलैंड का तीसरा स्थान है। T20 टीम में इंग्लैंड नंबर 1 पर है, इंडिया का दूसरा स्थान है और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा स्थान है। तो ये कुछ मार्च महीने की प्रमुख रैंकिंग थी। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? इसके पहले देखा कि कुछ प्रमुख पुरस्कार। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ आगे और कुछ अन्य प्रमुख छोटी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हैं। तो सबसे पहले इन छोटी बहुत बड़ी घटनाओं में सबसे पहले बात करते हैं कि कौन देश है, कौन 2 देश हैं जो मिल करके आपस में लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। तो उसमें याद रहे कौन कौन? रूस और चीन। इन 2 देशों ने आपस में सहमति जताई है किस पर? कि चंद्रमा पर लूनर स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। ठीक है, ये 2 लोग। तो दुनिया में कौन से 2 देश हैं? तो इसे आप नोट करेंगे, रूस और चीन ने मिलकर चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन स्थापित करने का आपस में समझौता किया है। बात करें स्पेस एजेंसीज की तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसको रास्को मास्क कहते हैं। ठीक है, रास्को मास्क। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? रास्को मास्क। और चीन की है चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, चाइनाज नेशनल स्पेस स्टेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो ये तो बात हुई रास्कोमास्क रूस की और ये चाइना के, दोनों के स्पेस एजेंसी। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, इसे नोट करके कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि यूएसए और भारत की स्पेस एजेंसीज को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फटाक से आप आंसर करें। भारत और अमेरिका के स्पेस एजेंसी को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, थोड़ा मानसिक कसरत हम लोगों की होती रहे, हम अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, यूएसए और नासा। यूएसए और नासा, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। निकोलस सरकोजी आजकल चर्चा में है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व निकोलस सरकोजी आजकल चर्चा में है। तो याद रहे निकोलस सरकोजी हैं कौन? ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अब देखना है कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए हैं कि भ्रष्टाचार के कारण, एक तो राष्ट्रपति रहे और भ्रष्टाचार के कारण इन्हें 3 वर्ष की सजा हुई है, कारावास की सजा हुई है फ्रांस में। 2007 से 12 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। तो निकोलस सरकोजी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे, वो आजकल क्यों चर्चा में हैं? इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्हें 3 वर्ष की भ्रष्टाचार के कारण सजा हुई है। अगली बात करते हैं। अगला जो खास बात है वो है बांग्लादेश से, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। तो हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है वो कब अस्तित्व में आया था? अभी पीछे बात हुई हम लोगों की, 26 मार्च 1971 को। तो 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक, 50वीं वर्षगांठ मनाई। तो कौन देश है जिसने 26 मार्च 1950 को अपनी आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई है? बांग्लादेश है। और यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन रहे? मुख्य अतिथि थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की 50वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या थे? मुख्य अतिथि थे। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों ने मिलकर 6 दिसंबर को हर साल मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश में उनकी 50वीं वर्षगांठ की परेड थी, उसमें हमारे 2 जंगी जहाज भी बांग्लादेश पहुंचे, उसमें आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा। तो 2 जंगी जहाज बांग्लादेश भारत के पहुंचे इस मुख्य समारोह में, आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा। इसे भी आप नोट करेंगे, आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा, ये हमारे 2 फाइटर जहाज हैं और ये दोनों बांग्लादेश के इस अवसर पर पहुंचे थे। और 6 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मनाएंगे, बांग्लादेश के साथ सहमति हुई है, मैत्री दिवस। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। 26 मार्च 2021 को इसने क्या मनाया? अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। ठीक है, चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे ले चलते हैं। हम लोग सेशन को, करंट अफेयर्स को स्ट्रेटजिक पढ़ने में विश्वास रखते हैं और स्ट्रेटजिक तरीके से कवर करते हैं। यूएन की जनरल असेंबली ने, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। और किसने? यूएनओ की जनरल असेंबली ने। और स्पेशली किसके आग्रह पर? भारत के अनुरोध पर। तो भारत देश के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को क्या घोषित किया? मोटा अनाज वर्ष। तो वर्ष 2023 क्या मनाया जाएगा? मोटा अनाज वर्ष।
तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि कुछ मोटे अनाज के नाम लिखें। मोटा अनाज किसे बोलोगे आप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें, मोटा अनाज किसे कहा जाए? ठीक, कुछ लोग बेहतर सही उत्तर दे रहे हैं। मोटा अनाज यहाँ संदर्भ किससे है? मोटा अनाज बने ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? मोटा अनाज है। ठीक है, चलिए एक खबर फिर हमारे अपने पड़ोसी देश से है, और पड़ोसी देश म्यांमार से है। और म्यांमार फरवरी महीने से ही चर्चा में है। वहाँ पर सैन्य शासन लागू है, तख्ता पलट हुआ था 1 फरवरी को, और उसका विरोध लगातार चल रहा है। और उसे विरोध में 3 मार्च 2021 को विरोधियों को, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने वाले नागरिकों को, विरोध प्रदर्शन करने वाले 38 नागरिकों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ठीक, तो सुरक्षा बलों ने म्यांमार में 3 मार्च 2021 को विरोध प्रदर्शन करने वाले 38 लोगों को मारा है, हत्या करी है। और इसे यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने म्यांमार का सबसे खूनी दिन घोषित किया है, सबसे खूनी दिवस के रूप में संबोधित किया है। और यह संबोधन यूएनओ द्वारा हुआ है। यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, इससे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है? यूएनओ का मुख्यालय कहां है? फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि यूएनओ का मुख्यालय कहां है? यूएनओ का मुख्यालय कहां है? बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताएं, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है। एक बड़ी घटना हुई है, विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है। तो हर बार की तरह जो विश्व पुस्तक मेला लगा वो कहाँ लगा? विश्व पुस्तक मेला 2021। ठीक है, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका आयोजन एनबीटी द्वारा, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा, और ये देश में हिंदी भाषा के उत्थान में काफ़ी योगदान कर रहा है, पब्लिकेशन है। और नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ, और ये 41 वर्षों से इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो 2021 विश्व पुस्तक मेले का जो आयोजन हुआ उसका थीम था नई शिक्षा नीति। ठीक, तो इसे आप नोट करेंगे, नई शिक्षा नीति। तो विश्व पुस्तक मेला 2021 का जो थीम था वो नई शिक्षा नीति थी। ठीक है, आजकल किरोन पोलार्ड खिलाड़ी हैं, आजकल चर्चा में हैं। वो वेस्ट इंडीज टीम के इस समय कैप्टन हैं, और इन्होंने कारनामा कर दिखाया। कैसा? भारत के युवराज सिंह जैसा। तो आशा है कि आप पकड़ चुके होंगे कि कौन सा कारनामा किया है। तो किरोन पोलार्ड चर्चा में क्यों हैं? उन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में, ठीक, किरोन पोलार्ड, कौन है? किरोन पोलार्ड, किरोन पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन हैं। इन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 6 बॉल पर 6 छक्का मारा। ठीक है, और यह कारनामा इसके पहले कौन कर चुका है? भारत के खिलाड़ी युवराज सिंह। तो युवराज सिंह के बाद, भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह के बाद किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के कैप्टन दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में लगातार 6 बॉल पर छक्का मारने का कारनामा किया है। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्रिकेट से आगे, और क्रिकेट से आगे बढ़ें तो जो अगली खबर है वो है कौन सी? वो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। हमारे यहाँ
राज्यसभा के प्रसारण के लिए अलग से राज्यसभा टीवी और लोकसभा के लिए लोकसभा टीवी थी। अब उन दोनों टीवी का मर्जर करके एक नई टीवी संसद टीवी बना दिया गया। तो याद रहे क्या क्या, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, इन दोनों को आपस में विलय करके क्या बना दिया गया, संसद टीवी। ठीक है, तो काफी मददगार भी होता था। अब नई टीवी जो आएगी वो संसद टीवी आएगी। इन दोनों का आपस में विलय कर दिया गया है। वुमेन विल वेब, आजकल चर्चा में है। वुमेन विल वेब क्या है, एक पोर्टल है, एक पोर्टल है जिसे गूगल ने लॉन्च किया है। और स्पेशली यह जो पोर्टल है, डिजिटल पोर्टल है, वो किसको मदद करेगा, ये जारी किया गया एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की मदद करेगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया है। तो वुमेन विल वेब क्या है, गूगल द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली किसको लाभ देगा, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर इसे डेवलप किया गया है। ठीक है, अगली बात लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छोटी मोटी बातों को कवर कर रहे हैं जो मार्च महीने की खास खबरें हैं। उसमें अगली बात लेते हैं, खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली के भारतीय कुश्ती संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। तो अभी खेल मंत्रालय ने, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें कि अभी हमारे केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। खेल मंत्रालय ने भारतीय शैली की कुश्ती, भारतीय शैली की कुश्ती मिट्टी में होती है या तो कीचड़ में खेली जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो होती है वो देखिए कोर्ट पर होती है ना। तो भारतीय शैली की भारतीय कुश्ती संघ को, भारतीय कुश्ती संघ को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया है। तो अब इससे क्या फायदा होगा भारतीय कुश्ती संघ को, अब राष्ट्रीय खेल मंत्रालय ने एक महासंघ के रूप में मान्यता दी, तो भारतीय शैली के जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर का काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इस खेल को काफ़ी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो भारत में एक नए खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली है। बात करें हम अपने उत्तर प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा, इन दो स्थानों पर, लखनऊ और नोएडा में पुलिस व्यवस्था में एक सुधार किया गया था। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी। अब इसका एक्सटेंशन किया गया है, कहाँ कहाँ, वाराणसी और कानपुर में। इसको कहाँ एक्सटेंड कर दिया गया, वाराणसी और कानपुर में। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा, इन दो जगहों पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू थी। अब इसका एक्सटेंशन विस्तार करके वाराणसी और कानपुर में भी लागू किया गया। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है, पुलिस व्यवस्था काफ़ी मजबूत हो जाती है और पुलिस को मजिस्ट्रेट की पावर मिल जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की पावर मिल जाती है। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल्दी से बताएं आप। बहुत बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो 22 मार्च विश्व जल दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई और उसे कैच द रेन
ठीक, तो 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए कैच द रेन, वर्षा जल संरक्षण के लिए कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कैच द रेन कब शुरू किया गया? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। इसका मूल उद्देश्य है वर्षा जल का संरक्षण। ठीक है, चलिए, विनेश फोगाट आजकल चर्चा में है। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट आजकल चर्चा में हैं। तो ये जो विनेश फोगाट हैं वो भारतीय पहलवान जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में, है ना, किस वर्ग में? 53 किलोग्राम भार वर्ग में। अगर भार वर्ग की बात करें तो कौन सा? 53 किलो भार। और यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में, कुश्ती टूर्नामेंट में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है किस भार वर्ग में? 53 किलो भार वर्ग में। कहां पर? यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में। ठीक है, विनेश फोगाट भारतीय पहलवान किस वर्ग में है? ये 53 किलोग्राम भार वर्ग में है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले खबर की ओर। 27 मार्च 2021 को, 27 मार्च 2021 को, ये मार्च 2021 महीने का तीसरा शनिवार था। क्या बनाया गया? अर्थ आवर बनाया गया। ठीक, तो 27 मार्च 2021 को, जो मार्च महीने का तीसरा शनिवार था, इस पर हम लोगों ने, पूरे विश्व ने 15वां अर्थ आवर मनाया। अर्थ आवर क्या है? पृथ्वी को बचाने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक अभियान है। तो इस अभियान में जो लोग शामिल होते हैं वो 1 घंटे के लिए अपने घरों की लाइटें ऑफ करते हैं। ठीक है, इसे अर्थ आवर कहा जाता है। तो ये इस बार मनाया गया हर बार की तरह। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 28वां हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। 28वें हुनर हाट का आयोजन किया गया। 28वां हुनर हाट, हाट माने मेला, हुनर माने कौशल। हुनर हाट सम्मेलन गोवा के पणजी में। कहां पर मनाया गया? गोवा के पणजी में। ठीक, पणजी क्या है? गोवा की राजधानी है। 26 से मार्च से 4 अप्रैल के बीच। ठीक है, 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच। तो आप नोट करेंगे 28वां हुनर हाट सम्मेलन गोवा के पणजी में 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच आयोजित किया गया, जिसका थीम रहा लोकल फॉर वोकल। थीम था लोकल फॉर वोकल। तो पूरा फोकस किस पर था? स्वदेशी को बढ़ावा देना। तो ऐसे हुनर हाट सम्मेलन के आयोजन के पीछे इस स्वदेशी कलाकार और शिल्प के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है देश का ये। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। इसके अलावा आइए देख लेते हैं मार्च महीने तक, माने वर्ष 2021 के अब तक की जो बड़ी प्रसिद्ध फेमस काम की हमारी पुस्तकें हो सकती हैं, उसमें ये है हम प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं। और प्रमुख पुस्तकों में यह है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, एक पुस्तक है। इस पुस्तक को लिखा है रामचंद्र गुहा ने। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। 2021 में पब्लिश हुई पुस्तक है। अनफिनिश्ड ए मेमोरी, ये पुस्तक है प्रियंका चोपड़ा की। प्रियंका चोपड़ा अभिनेत्री हैं। प्रॉमिस मी डैड, ये पुस्तक है जो बाइडेन की। ठीक है। मोदी इंडिया कॉलिंग, ये पुस्तक है चांदमल कुमावत की।
और स्केल फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक, ये पुस्तक है संगीत पाल चौधरी की। और इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी इन ऑस्ट्रेलिया, ये पुस्तक है आर कौशिक की, है ना। ये क्रिकेट के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक है और आर कौशिक खेल पत्रकार हैं। और एक अगली पुस्तक है जो चर्चा में है, द पॉपुलेशन मिथ, इसको लिखा है SY कुरैशी ने। और एक अंतिम पुस्तक है जो हमें ध्यान में रखना है, अटल तो अटल हैं, डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। तो इस तरह से जो जरूरी किताबें होंगी उसको भी हम लोग कवर करते रहेंगे चर्चा में। तो ये जनवरी माह के जरूरी करंट अफेयर्स थे और इसे प्रॉपरली आप नोट किए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। ऐसे सेशन में और क्या बेहतर किया जाए इसके लिए भी आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। एक शेयर और एक लाइक जरूर करिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा, जिससे हम अपने इस आपके चैनल में और बेहतर कर सकें और आप तक और बेहतर लाभ पहुंचा सकें। और हमारे इस चैनल की जो खास मुहिम है वो है सब तक गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच हो। उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं और मदद कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके। जल्दी ही हम आपके सामने नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होंगे और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सबसे नमस्कार, धन्यवाद।